अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया की दो बड़ी माशी ताकतों अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती सर्द जंग बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन में हसास टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी पर पाबंदी आयद कर दी है। सदर जो बाइडन ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं और उसके बाद अमरीकी कंपनियां चीन में कंप्यूटर चिप्स जैसी हसास टेक्नोलॉजीज में भी सरमायाकारी नहीं कर सकती हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स आ रही हैं जिनमें बताया ये जा रहा है कि इस पाबंदी का जो मकसद है वो चीन में सेमी कंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मसनूई जहानत के शोबों का कमज़ोर बनाना है। बीजिंग ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और बीजिंग की जानिब से कहा यह गया है कि वह जवाबी इक़दाम उठाने का हक रखता है। चीनी वज़ारत कॉमर्स का कहना है कि हुक्मनामा बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी माशी और तिजारती ताउन में रुकावट पैदा करने की कोशिश है। साथ ही साथ ये उम्मीद भी जाहिर की गई है कि अमरीका आलमी मईशत की बहाली में रोड़े नहीं अटकाएगा। आखिर ये तवक्को की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, ये पाबंदियाँ एक ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब चंद हफ्तों के दौरान हेनरी किसिंजर समेत बहुत से आला अमरीकी सिफारतकार चीन का दौरा कर चुके हैं, जिनका मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। लेकिन शायद इन दौरों में अमरीका को कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं मिल सकी और माशी बरतरी पर जारी इस सर्द जंग के हवाले से अब हम ये देख रहे हैं कि इक़दामात जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं ये हम जानेंगे। फैज़ुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पर उनसे। लेकिन इससे पहले आपको एक पैकेज, एक रिपोर्ट दिखाते हैं सारे मामले पर। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सदारती हुक्मनामे के जरिए चीन में हसास टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी पर पाबंदी आयद कर दी है। सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद अगले साल लागू होगा, जिसका मकसद सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और मसनूई ज़हानत में सरमायाकारी को महदूद करना है। ताज़ा तरीन पाबंदियां आला सतह के अमरीकी हुक्काम के चीन के दौरों के फौरन बाद आयद की गईं, जबकि इन दौरों में वाशिंगटन और बीजिंग का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना था। बरतानवी खबरसां इदारे दी गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि नई अमरीकी पाबंदियों का मकसद अमरीकी सरमायाकारी और महारत के जरिए चीन को टेक्नोलॉजी की तैयारी में मदद फराहम करने से रोकना है, जो फौजी सलाहियतों में इजाफे का सबब बन सकती है और अमरीकी कौमी सलामती को खतरे में डाल सकती है। अमरीकी सदर ने खत में चीन जैसे ममालिक के हसास टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंटेलिजेंस निगरानी या साइबर से मुतालिक अहम मसनूआत में फिरोग से पैदा होने वाले खतरात का जिक्र किया है। सदर जो बाइडन ने कांग्रेस को लिखे गए खत में कहा वो चीन जैसे ममालिक की तरफ से हसास टेक्नोलॉजीज और मसनूआत में फौज, इंटेलिजेंस, निगरानी या साइबर से चलने वाली सलाहियतों के लिए अहम तरक्की के खतरे से निपटने के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर रहे हैं। इस तजवीज़ में चीनी कंपनियों में सरमायाकारी को हदफ बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए चिप्स और औजार की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स इन शोबों पर हावी हैं और चीनी हुकूमत घरेलू मुतबादिल तैयार करने के लिए काम कर रही हैं। सेनेट की डेमोक्रेटिक रहनुमा ने चीन में अमरीकी सरमायाकारी रोकने के इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अरसे से अमरीकी पैसों ने चीनी फौज को उरूज बख्शा। आज अमेरिका एक पहला स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमरीकी सरमायाकारी का पैसा चीनी फौज की तरक्की के फंड्स में न जाए। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि बाइडन का ये हुक्म काफी नहीं है, क्योंकि इसमें बाज़ टेक्नोलॉजीज की दोहरी इस्तेमाल की नौयत को नजरअंदाज कर दिया गया है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने नई अमरीकी पाबंदियों को मायूस कुन करार दिया है। तर्जुमान ने कहा कि ये पाबंदियां चीनी और अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के मफादात को मजरूह करेंगी। बीजिंग अपने हुकूक और मफादात का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चीन की वजारत तिजारत ने इन पाबंदियों को अमरीका पर आलमी सनद और सप्लाई चेन में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया। चीनी वजारत कांग्रेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये हुक्मनामा कंपनियों के ऑपरेशन और उनकी फैसला साजी बैनुल अक़वामी मुआशी और तिजारती ढांचे के लिए नुकसानदेह है। इस उम्मीद का इजहार भी किया गया है कि अमरीका मार्केट इकॉनमी के कवानीन और मुनसिफाना मुकाबले के उसूलों का एहतराम करते हुए आलमी सतह पर मुआशी और तिजारती तबादले और ताउन में रुकावट नहीं पैदा करेगा और ना ही आलमी मईशत की बहाल में रोड़े अटकाएगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। सारे मामले पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब।
فیصل فرمائیے گا، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اہم جو شخصیات ہیں وہ چائنا کا رخ کرتی ہیں حالیہ پچھلے کچھ دنوں میں. اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے درمیان جہاں تعلقات میں کہیں کوئی بگاڑ تھا وہ صحیح ہونے جا رہا ہے، تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں تجارتی سر جنگ ان میں چھڑتی دکھائی دیتی ہے سر. جی بہت شکریہ اسما. اٹس این امپورٹنٹ ٹاپک. دیکھیے اس چیز کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اصل معاملہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کی، ریسٹرین کرنے کی جو ایک بالکل ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے امریکہ کی، وہی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس معاملے میں بھی. اور اس میں جو اصل ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ اب معاملات جو ہیں خود امریکہ کی اندر آ چکے ہیں. یعنی وہ کمپنیاں جو کہ انویسٹمنٹس کرتی ہیں، آپ ٹیکنالوجی کوآپریشن وار کی بات چھوڑیں، وہ لوگ یا وہ کمپنیاں جو اپنے ذاتی پروفٹس کے لیے، کمپنیز کے پروفٹس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک مخصوص کمپنیوں میں، مخصوص ٹیکنالوجیز میں، اب ان پر بھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. اچھا، اس میں ابھی بہت سے ابہام موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ کسی حد تک اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت سی چائنیز کمپنیاں جو کہ جو پبلک کمپنیاں ہیں اور ٹیکنالوجی میں ڈیل کرتی ہیں، کیا اس میں مجھ جیسے عام جو امریکی شہری ہیں کیا وہ بھی شیئرز خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ خود جو ریپبلکنز ہیں اس معاملے پر انہوں نے بھی بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں. تو بات دراصل وہی ہے، جو باٹم لائن یہ ہے کہ خود اس وقت امریکن پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چائنا جو کہ اس وقت سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے اور جو ایک عام اندازوں کے مطابق کچھ سالوں میں فرسٹ لارجسٹ اکانومی بن سکتا ہے دنیا کی، اس کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے. اچھا دیکھیے، صرف یہ اکنامک ایشوز کی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک امیر ملک بن گیا، اور ہے امیر ملک، انفراسٹرکچر اس کا بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت جو چائنا نے اپنا جو پولیٹیکل اسفیئر یا پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے دنیا میں وہ بڑھانے کی جو کوشش کی ہے، اور جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو رہا ہے، تو وہاں پر امریکہ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور خصوصاً اس کا تعلق امریکن اکنامی سے اس لیے بنتا ہے کہ اگر چائنیز کرنسی ایک متبادل کرنسی کے طور پر آ جاتی ہے چائنا کے انکریزنگ انفلوئنس کی وجہ سے، تو ڈالر لامحالہ کمزور ہوگا، اور اگر ڈالر کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ امریکہ کے لیے بہت بہت زبردست خطرناک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ڈالر کو کسی بھی طور پر انٹرنیشنل کرنسی کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کو نیچے نہیں یہ لانے دینا چاہتے. اچھا، اس میں دیکھیے ایک جو دو تین باتیں اہم ہیں. ایک تو ظاہر ہے جیسا آپ کی رپورٹ میں بھی فرمایا گیا کہ وہ اس پر بڑا احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ایک جو ورلڈ اکانومی میں جو آپس میں تعاون کی جو ایک اسپرٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. اس سے بڑھ کر بھی آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ ہے اوپن مارکیٹ اکانومی، وہ ہے کیپٹلزم، یعنی اوپن کھلی مسابقت آپس میں، کنٹریز کے درمیان میں بھی، کمپنیوں کے درمیان بھی، اور اشخاص کے درمیان بھی. تو یہ اس اسپرٹ کے بھی ایک انتہائی کے خلاف ایک امر جو ہے، اور میں یہاں پر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ صرف چائنا اور امریکہ کا معاملہ نہیں رہے گا، اس پہ ورلڈ اکانومی پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اب ظاہر یہ جو تعاون کی بات ٹیکنالوجیز کی جاتی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر اب معاشی اور تجارتی تعاون بڑھایا جانا چاہیے ہے، آپس میں روابط کو مضبوط کیا جانا چاہیے ہے تاکہ اکانومیز جو ہیں مضبوط ہوں، انسانوں کو جو جہاں بھی بستا ہے جس ملک کے اندر اس کا فائدہ ہو سکے، تو اس میں یہ روڑے اٹکانے کے مترادف ہے جس طرح سے چائنا کی جانب سے کہا جا رہا ہے. کوئی چائنا بھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریاکشن کے طور پر کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو چائنا میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک پابندی لگانے کے مترادف ہے کچھ ایسی چیزوں پر جس پر امریکہ کھل کر کوئی اور ریاکشن نہیں دے سکتا. جی اب دیکھیے، یہ اصل میں مسئلہ دونوں ممالک کے لیے یہ ہے کہ دونوں آپس میں انتہائی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی دونوں کی جو معیشتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر ان کا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل جی ہاں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ اگر امریکہ چائنا سے پل آؤٹ کر لے تو یہاں کی اکانومی یقین کریں کہ انتہائی اس پر اس کا ایڈورس افیکٹ ہوگا.
तो ये जैसे जो सार्फिन है, आम सार्फिन, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको चाइना में बनी हुई नहीं मिलती, और निहायत कम कीमत पर हमारे पास अब अगर वो चीज़ें अगर अमेरिका में बनना शुरू हो जाएं और अमेरिकन कंपनियों से आप बात करेंगे, तो मेरे लिए ऑलमोस्ट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसा है। एक आम तारीफ के तौर पर। तो ये तो खैर बिल्कुल एक माइक्रो इकोनॉमिक बात है, लेकिन इवन मेजर जो मैक्रो इश्यूज हैं, उसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये दोनों के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। किस तरह से, और ये जिसे कहते हैं मक्ते में पड़ी है बहुत गुस्तराना बात, दोनों के गले में ये हड्डी फंसी हुई है कि अमेरिका और चाइना ये चाहते हैं कि एक दूसरे को जवाब दें, लेकिन अब चाइना के पास ही बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि चाइना के देखिए इसका फोकस क्या है। चाइना ये चाहता है कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक ऐसे माहौल में जहां जंगे ना हो, जहां तनाज़ात ना हो, वो अपना रास्ता आगे बनाता हुआ आगे बढ़ता जाए मुसलसल। और यही आप ये देखिए कि उन्होंने इंतहाई इवन जो भारत के साथ जो मामलात हैं, तो वहां पर उनको भी उसको भी प्रॉब्लम है। जी अमेरिका अगर इस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, तो अमेरिका को आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो चाइना को सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर नहीं देखना चाहता, और वो जो उसका अपना रोल है अमेरिका का इस वक्त सुपर पावर का वाहिद, हालांकि अभी दोनों पावर्स में बेपनाह फर्क है, यानी ठीक है चाइना इज सेकंड बट इट्स ए डिस्टेंट सेकंड, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि अभी से चाइना की इस तरक्की पर और इस जो इंक्रीजिंग जो बढ़ता हुआ इनका असर नफूज है उस पर ब्रेक्स लगाए जाएं, और वो ब्रेक लगाने के लिए आप सारे इक़दाम देखें। लेकिन इसमें जो असल मामला है वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव इक़दाम हैं। देखिए, होता ये है कि हम लोग ज़ाहिर एक इंसान हैं, अमेरिका भी इंसान ही चला रहे हैं, हमारा मुल्क भी इंसान चलाते हैं, गलतियां सब होती हैं। 90s में क्या था, 90s में मामला ये था, इन्होंने कहा कि 90 की जो दहाई गुजरी है तो उसमें इनका था अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का, कि जी हम सारी जो बिल्कुल जो लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग है वो हम चाइना शिफ्ट कर दें, हमको चीप लेबर मिलेगी और हम यहाँ पर जो है हमको सारिफैन को चीज़ें मिलेंगी और हम इस तरह से एक अपनी तरक्की को आगे जारी रखेंगे। तो वो एक जो पेट्रोलम आपको इस तरफ इतना चला गया कि चाइना ने उस दहाई में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, ना सिर्फ कि वो छोटी मोटी चीज़ों में बनाने में बहुत आगे बढ़ गए, बल्कि उनका इन्हिसार ज़ाहिर है कि पूरे वेस्ट का, पूरी मगरबी दुनिया का, बल्कि पूरी दुनिया का बेसिकली इन्हिसार चाइना में बनाई हुई चीज़ों पर हो गया। न सिर्फ अब चाइना ने ये किया कि नेक्स्ट स्टेप ये लिया हुआ है उन्होंने कि अब जो इवन जो बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं और जो कंपनीज हैं, अब वो भी ऊपर आकर वो उन्होंने उसको उसमें काफ़ी दस्तरस हासिल कर दी है और काफ़ी एक अहम मुकाम हासिल कर दिया। और यही एक बहुत बड़ा एक ऐसा ख़तरा है जो अमेरिका बिलखुसूस और बिलुमुम जो मगरबी ममालिक फील करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं मेरे ख्याल में फैज़ल रहमान साहब कि ये जो ख़तरा महसूस किया जा रहा है उससे निमटने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत दें वो क्या तरीके हो सकते हैं जो अमेरिका इस तरह की पाबंदियां लगाने के बजाय अपना सकता था। मैं उस शो में आपसे ये भी यकीनन ये जानना चाहूँगी कि क्यों वो तरीका जिसको अपनाकर चीन इतना पीछे से इतना आगे आ चुका है, तो अमेरिका तो पहले ही आगे मौजूद है, वो सारे तरीक़ेकार अमेरिका क्यों नहीं अपना पा रहा है? इस पर मेरे ख्याल में हमारे दरमियान ज़रूर एक गुफ्तगू होनी चाहिए है जिसमें हमारे पास काफ़ी वक्त भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो बेहतर असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होते हैं। जैसा कि आपने अपने गुफ्तगू में फरमाया, ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो उसके असरात भी पूरी दुनिया पर मुरतब होते हैं। तो ताल्लुकात बेहतर रहें इन दोनों के दरमियान, ये किस तरह से मुमकिन है भी नहीं है, इस पर मैं चाहूँगी कि किसी रोज़ ज़रूर आपको हम जहमत दें। आज थोड़ा सा हमारे पास कुछ इशू आ रहा है, आपको कभी हम सही तौर पे सुन पा रहे हैं, कभी नहीं, इसलिए मुझे अभी आपसे माज़रत करना पड़ रही है। फैज़ साहब, हमेशा की तरह आज भी बड़ा शानदार तज्ज़िया आपने शेयर किया है मुझसे, मेरे देखने वालों से, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फैज़ुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से मुझे ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे बड़ी ग्रिप रखते हैं जी, ख़ास तौर पर जब हम चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बात करते हैं मामलात पर, और उनका तज्ज़िया आपने सुना है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में मुझे आपसे शेयर करनी है, आपसे शेयर कर रहे होंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की जो एक परम मुल्क है और उसने हमेशा यही मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी मुल्क की भी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए है। लेकिन दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर हुकूमत पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया तो अफ़गान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने फतवा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि कोई भी अफ़गान शहरी जिहाद और अस्करियत पसंदी के लिए अफ़गानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए तो उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का मज़ीद हिस्सा नहीं समझा जाएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गानियों का मुलव्वस होना तशवीशनाक पहलू है, जिस पर फौरी तवज्जो देने और उससे निमटने की ज़रूरत है। लेकिन देर से ही सही, अगर अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोक लेती है तो ये खित्ते में अमन व अमान के लिए अहम पेशरफ्त हो सकती है। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए दोनों मुल्कों को मज़ीद क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी, इस पर आज हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाते हैं। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अफगान सुप्रीम लीडर ने सख्त अहकामात जारी कर दिए। अफगानिस्तान से बाहर जिहाद पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से फतवा में कहा गया कि कोई भी अफगान शहरी जिहाद और अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। शेख हैबतुल्लाह का कहना था कि जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए तो उनकी मौत को नापाक करा दिया जाएगा। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। अफगान सुप्रीम लीडर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। इसी तरह 5 अगस्त 2023 को वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने वजारत दिफा का दौरा किया था। दौरा के दौरान उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए अफगानिस्तान से बाहर किसी जंग में अफगानों की शिरकत ना हो। वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने हिदायत की कि अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के अहकामात की तामील की जाए और अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगान से बाहर शिरकत को जंग तस्वर किया जाए और उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। मुल्ला याकूब ने तमाम मुजाहिदीन को मशवरा दिया कि वो कहीं और लड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तामीर नौ में ताउन करें। अफगानिस्तान की फलाह बहबूद और तामीर नौ के लिए काम करना अबूरी अफगान हुकूमत के मुजाहिदीन के लिए असल जिहाद है। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशत गर्दी की लपेट में रहा है और पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। हालिया महीनों में भी ज़ोब, बाजोड़ समेत कई इलाकों में खुद कुछ धमाके हुए, जिनमें फौजी जवानों समेत दर्जनों शहरी शहीद हुए। लेकिन इन वाकयात में जो शवाहिद मिले हैं, इनमें दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने और मुल्जिमान के अफगानी होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत तशवीशनाक पहलू है, जिस पर फौरी तवज्जो देने और इससे निपटने की जरूरत है। इस तरह के दहशत गर्दाना हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। एक माह कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कायम मकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने रावलपिंडी में मुलाकात की थी, जिसमें आर्मी चीफ ने अफगान शहरियों का दहशत गर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार किया था, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व अमान के क़याम को फौकियत दी है और दहशत गर्दी से पाक अफगानिस्तान को खित्ते के लिए नागुज़ीर करार दिया है। वैसे ईरान और सऊदी अरब के मबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि सऊदी अरब ने 7 साल बाद तेहरान में अपना सफारत खाना खोल दिया है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हुए थे जब सऊदी अरब में 46 अफराद को तख्ता दार पर लटका दिया गया था, जिसमें एक ईरानी मजहबी रहनुमा भी शामिल थे।
لیکن چین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بحال ہونے چاہیے ہیں، جس سے فریقین نے فائدہ اٹھایا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے سعودی سفارت خانے کے قیام کا خیر مقدم کیا اور اس موقع کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے صرف ایران بلکہ اس کے اتحادی شام کے ساتھ بھی تعلقات بحال کیے ہیں۔ حالیہ ایک سال کے دوران سعودی عرب اور ایران نے تمام ہمسایہ اور خلیجی ممالک سے تعلقات کو اثر نو مضبوط بنایا ہے اور اس کا فائدہ مستقبل میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے بھی اٹھایا جائے گا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالک کن کن شعبوں میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں، اور اس دوستی کی یہ جو دوستی ہے یہ خطے کے لیے کس قدر سود مند ثابت ہو سکتی ہے، اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ چین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے 7 سال کے بعد دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے سعودی سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے میں تاخیر کی وجہ اس عمارت کے خراب حالت کو قرار دیا تھا اور اسے 2016 کے مظاہروں کے دوران نقصان پہنچایا تھا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے بتایا کہ ایرانی وزارت خارجہ کے باخبر ذرائع کے مطابق تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے اتوار سے باضابطہ طور پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، تاہم اس حوالے سے سعودی عرب نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ رواں سال 6 جون کو ایران نے ریاض میں اپنے سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی تھی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ علی رضا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آج کے دن کو اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک اہم دن سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات ویسے تو لمبے عرصے سے کشیدہ ہی چلے آتے تھے، لیکن 2016 میں معاملات اس وقت زیادہ بگاڑ کے شکار ہوئے جب 2 جنوری کو سعودی حکومت نے معروف شیعہ عالم دین سمیت 46 افراد کے ساتھ سزائے موت دی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں سال مارچ میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران میں مذاکرات ہوئے، جس میں سفارتی تعلقات بحال اور دونوں ممالک میں سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق رائے کیا گیا تھا۔ مارچ میں معاہدے کے بعد سے سعودی عرب نے ایران کی اتحادی شام کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، جبکہ یمن میں امن کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی ہیں، جہاں وہ برسوں سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی فورسز کے خلاف فوجی اتحاد کی قیادت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے متحدہ امارات سمیت عرب ملکوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی بحالی ممکن ہوئی ہے۔ اور میڈیا کے مطابق حالیہ مہینوں میں ایران کے سعودی عرب اور کویت کے ساتھ ایک متنازع گیس فیلڈ کی مالکیت پر اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ سعودی عرب اور کویت الدرہ گیس فیلڈ پر مالکیت کے دعوے دار ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ آف شور زون پر اپنے حق کی پیروی کرے گا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے جنوبی امریکہ کے اہم ملک ایکواڈور کی، جہاں ایک صدارتی امیدوار کو انتخابی ریلی کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ فرنینڈو ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ جب وہ ایک ریلی کے بعد اپنی کار میں سوار ہو رہے تھے تو ایک نامعلوم شخص نے ان کے سر میں گولی ماری۔ ایکواڈور پولیس کے مطابق قاتل موقع پر تو نہیں پکڑا گیا، البتہ 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش ضرور شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد ملک بھر میں 60 دن کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے صدر مملکت نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردی کی جو کارروائی ہے الیکشن کا عمل سبوتاژ کرنے کی سازش ہو سکتی ہے، لیکن یہ انتخاب شیڈول کے مطابق 20 اگست کو ہی ہوں گے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے صدارتی امیدوار اپنی آخری تقریر میں عوام سے یہ وعدہ کر رہے تھے کہ وہ بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور منتخب ہونے پر ملک کے چوروں کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ لیکن عوام میں مقبول اس رہنما کی ہلاکت پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ قرار دیا ہے اور ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کو ایک ڈیٹیلڈ پیکج دکھاتے ہیں۔
जनूबी अमेरिका के एक अहम मुल्क एक्वाडोर में एक सदारती उम्मीदवार को इंतखाबी रैली के दौरान हलाक कर दिया गया। फर्नांडो मुल्क में मजबूत उम्मीदवारों में से एक थे और जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। एक रोज कबल रात के वक्त वो एक इंतखाबी रैली से खिताब के बाद अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मौका पर मौजूद एक मुसल्लह शख्स ने इनके सर में गोली मारी, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। सुपरदोश होने वाले सदर ने सदारती उम्मीदवार की हलाकत की तस्दीक कर दी। इस अफसोसनाक वाक़े पर मुल्क भर में सियासतदानों और अवाम ने तशवीश का इजहार किया, जबकि सुबकदोश होने वाले सदर लासो ने गमज़दा अहले खाना से ताज़ीती पैगाम में दिली हमदर्दी का इजहार किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक सदर का कहना था कि इस वाक़े से मुल्क में होने वाले सदारती इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की गई है, लेकिन सदारती इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त को ही होंगे। साबिक सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि इस अफसोसनाक वाक़े पर 3 दिन की सोग और मुल्क भर में 60 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं और इलेक्शन का अमल आसान तरीके से मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक्वाडोर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी के इस वाक़े में गोली चलाने वाले मुलजिम का तो सुराग नहीं मिल सका, क्योंकि जब फायरिंग हुई तो लोग अफरा तफरी का शिकार हो गए थे। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर छापों और मौका से 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस कत्ल को सियासी जुर्म करार दिया और कहा कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर कटहरे में लाया जाना जरूरी है। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले सदारती उम्मीदवार फर्नांडो को एक मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि वो रुकन पार्लियामेंट में थे और इससे कबल भी उन्हें सियासत का वसी तजुर्बा था। गैर मुल्की खबरसां इदारे अल जजीरा के मुताबिक दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले इस सियासतदान ने अपने आखिरी खिताब में अवाम से वादा किया था कि वो बदउदमानी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मुंतखब होने पर मुल्क के चोरों को जेलों में डाल देंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एक्वाडोर पुलिस का दावा सामने आया है कि वाकई में जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुश्तबा शख्स हलाक हुआ है और ख्याल किया जा रहा है कि यही हमलावर शख्स था। ताहम इसके बारे मजीद तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों को सुराग लगाने के लिए मजीद इलाकों में भी छापे मारने का सिलसिला शुरू कर रखा है और उम्मीद जाहिर की है कि वो मुल्जिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। रुक कर रहे हैं जी अफ्रीकी मुल्क सूडान का, जहां सरकारी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स में 18 हफ्तों से जारी जंग में शिद्दत देखी जा रही है। हालिया हमलों, फायरिंग और बमबारी का सिलसिला इस कदर शदीद है कि इससे दारुल-हुकूमत खार्तूम में ऐसे मनाज़िर नहीं देखे गए इससे कबल जो अब देखे जा रहे हैं। इस जंग के जो नताइज हैं वो तबाहकुन हैं। सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि जंग में निशाना बनने वाले अफराद की तदफीन भी बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। दारुल-हुकूमत खार्तूम में मुर्दा खाने भर चुके हैं और हज़ारों लाशें सड़कों पर गल सड़ रही हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि सख्त खानों में जगह नहीं है। सूरत हाल तशवीशनाक है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहर में हैजे की वबा फैलने का भी खतरा है। अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन फरीकैन की जानिब से फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद मामलात मजीद उलझते चले जा रहे हैं। इस अफ्रीकी मुल्क में होने वाली जंग के दौरान अब तक कम अज़ कम 3,900 अफराद हलाक, जबकि 40 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें संभालने वाला कोई नहीं। सूडान जंग के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, आपको दिखाने जा रहे हैं। सूडान में फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और पैरा मिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान के दरमियान लड़ाई जारी है। तनाज़ा इस वक्त फिर बढ़ गया जब फरीकैन की जानिब से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। कोई फैसला कुन पेशरफ्त या अमन मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खाना जंगी के शिकार मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। लड़ाई ने खुर्तूम को खंडर बना दिया है। डॉक्टरों और इमदादी तंजीमों ने लोगों को साफ पानी न मिलने के बायस हैजे की वबा फैलने का इंतबाह जारी कर दिया है। बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुप सेव द चिल्ड्रन ने इंकशाफ किया है कि खुर्तूम के मुर्दा खाने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। लाशों की बढ़ती हुई तादाद, पानी की शदीद किल्लत, गैर फाल हफ्जान सेहत और सफाई सुथराई के नाकिस सूरत हाल के बायस शहर में हैजे की वबा फूट पड़ी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक
लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक सूडान भर में से तशद्दुद से 40 लाख से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं, जिनमें से निस्फ से ज्यादा सिर्फ दारुल हुकूमत से ही फरार हो चुके हैं। पनागुज़ीनों के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन के तर्जुमान ने सूडान में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसल्लह झड़पों के बिना पर अब तक 7 लाख से ज्यादा अफराद हमसाया ममालिक में पनाह ले चुके हैं और जनूबी सूडान के 1,95,000 अफराद अपने वतन वापस लौटने पर मजबूर हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग अंदरून मुल्क दरबदर हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक सूडान की खाना जंगी में 17 लाख बच्चे बेघर और लावारिस हो चुके हैं। सूडान में जारी खाना जंगी में अब तक कम से कम 3,900 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूडान में इक़्तिदार की रस्साकशी के तनाजुर में 15 अप्रैल को खाना जंगी शुरू हुई, जिसमें दोनों मुतहारिफ फरीकों को अब तक भारी जानी और माली नुकसान पहुंच चुका है और तकरीबन 40 लाख सूडानी शहरी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने सूडान पर इल्जाम लगाया कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को तनाज़े के दौरान मज़ालिम उजागर करने पर यूएन के मिशन को निकालने की धमकी दी है। सूडान और जनूबी सूडान के लिए वक्फ सेशन के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह की अदम मौजूदगी की मज़म्मत की। अमरीकी सफीर ने अपने सूडानी हम मनसब को मुखातिब करते हुए कहा कि अब हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि सूडानी हुकूमत ने मुतनब्बे किया है कि अगर सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे ने इस इजलास में शिरकत की तो ये मामला एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। सूडानी सफीर ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की और कहा कि सूडानी मिशन ने सलामती कौंसिल के इजलास के बाइकाट की धमकी देने वाला पैगाम नहीं भेजा, लेकिन अमरीकी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों के सामने अपना इल्जाम दोहराया है। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। स्पेन में मौसम गर्मा की तीसरी हीट वेव अपने उरूज पर पहुंच गई, जिसके बायस वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाल मशरकी स्पेन के सर्द इलाके बास्की में भी पारा 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि शदीद गर्मी ने शहरियों को भी बेहाल कर दिया। स्पेन की सरकारी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक गर्मी की लहर हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगी। उधर जनूबी यूरोपीय ममालिक भी मौसम गर्मा में रिकॉर्ड दर्जा हरारत से दुचार हैं। शुमाली कोरिया की सरबराह किम जोंग उन ने आला तरीन जनरल को बरतरफ करते हुए मजीद हथियारों की तैयारी का हुक्म दे दिया। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ पाक सुआल को की जगह साबिक वजीर दिफा जनरल रियोंग गिल को तैनात कर दिया गया। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा ने अपनी फौज के आला जनरल को तब्दील करने के साथ हथियारों की पैदावार में इजाफे, फौजी मशकों में तोसी और जंग के इम्कानात की तैयारियां मुकम्मल करने पर जोर दिया है। हिंदुस्तानी फौज अपने ही मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन गई। भारतीय खवातीन फौजी एहलकार खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में 123 भारतीय फौजी खवातीन ने जिनसी हिरासगी और ज्यादती की शिकायतें की, जबकि 2007 से अब तक भारतीय फौज में खवातीन एहलकारों से ज्यादती के 1243 वाकयात रूनमा हो चुकी हैं। साल 2015 से 2017 के दरमियान 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय खवातीन फौजी अफसरों ने अपने अफसरों के हाथों ज्यादती का दावा किया। खित्ते में फौजी तैनाती पर अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान ईरान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। ईरानी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मुल्क में मिसाइलों के मजीद तजर्बात किए जा रहे हैं और दिफाई ताकत में एक नए बाब का आगाज करेंगे। नए मिसाइल किसी भी जंग की सूरत में इस्लामी जमहूरिया ईरान के रद्द-ए-अमल के वक्त को नुमाया तौर पर तेज कर सकते हैं और हमला आवर फोर्सेस के रद्द-ए-अमल के मौका को छीन सकते हैं। दुनिया भर में सड़कें स्याही होती हैं जो तारकोल से बनाई जाती हैं, लेकिन कतर वाहिद मुल्क है जहां की सड़कें नीली हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्तिदा में तजर्बाती तौर पर कतर के इलाके सौक वक्फ और कटारा कल्चरल विलेज के करीब सड़कें बनाने में नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद सड़क के फर्श को ठंडा रखना था। ये मंसूबा कामयाब रहा, जिसके बाद शहर के दीगर हिस्सों में भी मजीद सड़कों को नीले रंग में बनाया जाने लगा। कतर दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से एक है जहाँ मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत 42 डिग्री होता है और ये नीली सड़कें बढ़ते हुए दर्जा हरारत के असरात से निपटने के लिए बनाई गई हैं।
मशहूर सर्च इंजन गूगल ने गैर फाल जीमेल अकाउंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल 1 दिसंबर के बाद जीमेल अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कबल सारिफिन को उनकी ईमेल पर वार्निंग भेजी जाएगी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सारिफिन जिन्होंने बैकअप ईमेल भी बना रखी है, उन्हें भी हतमी इक़दाम से कबल एक याद दहानी मौसूल होगी।